हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं यूपीएससी, बीआरएसएससी, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के रिलेटेड फैक्ट। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट है, वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों तरफ से घिरे हुए है। यह प्राकृतिक पर्यावरण और जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण संगठक है क्योंकि जीव मंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए इसमें सभी आवश्यक गैसें, ऊष्मा और तथा जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायुमंडल के संगठन। पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु की रचना गैसों के अनुपात में अधिकतर एक सी रहती है, जो इस प्रकार है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा: नाइट्रोजन N2 78.03, ऑक्सीजन 20.99, ऑर्गन 0.932, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन 0.0018, नेक्स्ट है हीलियम 0.005, जिनॉन 0.0000087। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन जीव मंडल में जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह अमीनो अम्ल का संगठक है जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है। जीव नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि यूग्लेमिनस पौधे एवं शैवाल की प्रजातियां नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से अधिक सक्रिय होती है क्योंकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से अन्य तत्वों के साथ तुरंत मिल जाती है। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया, जीवाश्म ईंधनों एवं लकड़ी के जलाने में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को दो भूमिका होती है, जिसमें पहला हम लोग देखते हैं यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। दूसरा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेशी सूर्य विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, लेकिन वही गर्मी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है और पुनः वापस लौटा देती है, जिस कारण हरित गृह प्रवाह से वृद्धि होती है। इसके कारण धरातल के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओजोन। ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन के अणु आइसोटोप O3 होता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, परंतु इसका सर्वाधिक सांद्रण 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के बीच होता है। यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी तत्वों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प 0 से 4% तक पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धूलकण। यह वायुमंडल में आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प की संघनन होता है। नेक्स्ट है धूलकण के कारण ही सूर्य की किरणों का परावर्तन और प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को तापमान के आधार पर कई मंडलों में विभाजित किया जाता है: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर के बारे में देखें तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। नेक्स्ट फैक्ट है, क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का ह्रास होता है, जिसे ताप की समान ह्रास दर कहते हैं। नेक्स्ट है क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल को अलग करती है। इसकी निचली सीमा में जेट पवनें चलती है। नेक्स्ट है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित परत जो भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 50 किलोमीटर तक होता है, संताप मंडल कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस परत के निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, यह मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसलिए वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श परत है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। नेक्स्ट है कभी कभी समताप मंडल के निचले भाग में भूताप मेघ मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स विकसित होते हैं। नेक्स्ट है इस मंडल की बाहरी सीमा को संताप सीमा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। नेक्स्ट है मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं जिसके ऊपर जाने पर तापमान पुनः बढ़ने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयन मंडल। आयनोस्फीयर पृथ्वी सतह से 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं तथा रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। नेक्स्ट है आयन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतें पाई जाती हैं डी, ई, एफ तथा जी परत। डी परत या निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंग का परावर्तन करती है। नेक्स्ट है ई परत केनली हेविसाइड परत या मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। नेक्स्ट है एफ परत एप्लिटीन परत यह भी मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। जी परत यह 400 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल कहलाती है। यह हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है। नेक्स्ट है इस परत में गैसें अत्यंत विरल होती है और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलय हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूर्यातप आइसोलेशन के बारे में। सूर्यातप सूर्य पृथ्वी तथा वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत है। सौर्य ऊर्जा को ही सौर्यताप कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के से पृथ्वी उसकी कुल ऊर्जा का 1/2 लाखवां भाग ही प्राप्त करती है। नेक्स्ट फैक्ट है पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊंचा प्राप्त करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायुमंडल का तापन। वायुमंडल की तापन क्रियाएं संवहन, संचालन, विकिरण और अभिवहन है। संवहन कन्वेक्शन के बारे में देखें। जब वायु पृथ्वी के संपर्क में आकर गर्म होती है तब वह लंबवत उठती है और वायुमंडल के ताप का संचरण करती है। वायुमंडल में लंबवत ताप का यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। नेक्स्ट है संचालन कंडक्शन। संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ से होकर ताप सीधे अनुसंघात के द्वारा एक उच्च ताप बिंदु से निम्न ताप के बिंदु तक स्थानांतरित होती है, किंतु स्वयं पदार्थ का संचालन नहीं होता। जब धरातल विकिरण और अवशोषण करती है और ऊपर की वायु तापमान को गर्म करती है, संचालन ऊष्मा के एक भाग को वायु की निचली परत में स्थानांतरित कर देता है। वायु ऊष्मा की एक घटिया चालक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विकिरण रेडिएशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पिंड ताप के रूप में विकिरण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा उत्सर्जित करती है। इसके कारण ताप का ह्रास होता है और शीतलन होता है। पृथ्वी अंतरिक्ष में विकिरण द्वारा ताप छोड़ती रहती है। दिन के समय सूर्य से प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ताप की मात्रा से अधिक होती है, इसलिए तापमान बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब तक यह अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता, रात्रि में इसके विपरीत अवस्था होती है। ताप कम हो जाता है तब तक कि न्यूनतम तक नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट है अभिवहन एवेक्शन। वायु में क्षैतिज संचालन होने वाली ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। एल्बिडो यह एक ज्योतिहीन वस्तु पर गिरने वाला सौर विकिरण का समानुपात जो वह वस्तु परावर्तित करती है एल्बिडो कहलाता है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3% है, अर्थात सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऊष्मा बजट। सूर्य ताप तथा पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ऊष्मा बजट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों में अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, स्थल एवं जल का समान वितरण, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें तथा धरातल का स्वभाव महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है समताप रेखाएं। मानचित्र पर समान तापमान वाले सागर तल पर स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं।
ये रेखाएं सीधी होती है, लेकिन समुद्र तट के पास इसमें झुकाव आ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण संताप रेखाएं सीधी रेखाओं के रूप में होती है। जब ताप रेखाएं नज़दीक होती है तब वे तीव्र ताप प्रवणता को प्रदर्शित करती है। गर्मी के समय स्थल से सागर की ओर जाने वाली संताप रेखा भूमध्य रेखा की ओर तथा सर्दी में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायुदाब और पवन संचार के बारे में। तो वायुदाब वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब को बैरोमीटर मापा जाता है। समांतर समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब के बराबर होता है। जलवायु वैज्ञानिक वायुदाब को मिलीबार में नापते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समदाब रेखा। आइसोबार समदाब रेखा वह रेखा है जो समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है। समदाब रेखाएं दाब प्रवणता को दर्शाती है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट है वायुदाब का महत्व। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन से वायु के क्षैतिज गति उत्पन्न होती है और पवन चलती है। पवन तापमान तथा आर्द्रता दोनों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायुदाब की पेटियाँ। ये हम लोग देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाली 7 कटिबंधों को 4 समूहों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है तथा वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, जिस कारण अधिक तापमान होता है, जिससे हवाएं फैलकर ऊपर उठती है। इससे निम्न वायुदाब बना रहता है। चूँकि यह निम्न वायुदाब तापमान के कारण होता है, इसे तापजन्य न्यून वायुदाब कहते हैं। यहाँ पर हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है। इसी कारण इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियाँ। यह दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में बीच पाया जाता है। यहाँ लगभग वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, जिस पर यह उच्च वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब होना चाहिए। यह उच्च वायुदाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की गति और वायु के अपवर्तन से संबंधित है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब का गतिजन्य होता है। अश्व अक्षांश। इस पेटी को अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जब जलयान इस पेटी में पहुंचता था तो शांत वायु के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाता था। अतः जलयान को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में 45 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यह पेटी भी गतिजनित है। नेक्स्ट है ध्रुवित उच्च वायुदाब की पेटियाँ। ध्रुवों के निकट निम्न तापमान के कारण वायुदाब उच्च रहता है, अतः यह उच्च वायुदाब तापजन्य होता है। नेक्स्ट है पवन। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की भिन्नता के कारण वायु की गति उत्पन्न होती है, जिसे पवन कहते हैं। पवन की दिशा एवं गति को दाब प्रवणता, कोरियोसिक बल, अभिकेंद्रीय त्वरण तथा भूतल से घर्षण प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है पवन की प्रवाह सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है और पवन की गति दाब की प्रवणता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है यदि समदाब रेखाएं पास पास होंगी तब ढाल तीव्र होगा, पवनें तीव्र से चलेगी। लेकिन यदि समदाब रेखाएं दूर होंगी तो वायु का ढाल मंद होगा और पवन की गति धीमी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोरियोसिक बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं की दिशा में कुछ अंतर आ जाता है। इस घूर्णन से जनित बल को कोरियोसिक बल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैरल का नियम। उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। 22 बेलेट का नियम। जिस दिशा में हवा चल रही है, यदि उसी दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। पवनों के प्रकार। पृथ्वी पर निम्न प्रकार की पवनें पाई जाती हैं। इसका हम लोग देखें। प्रचलित पवनें वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध की ओर लगातार वर्ष भर बहने वाली पवनों को अस्थायी या प्रचलित या भूमंडलीय पवन कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। सन्मार्गी पवन, व्यापारिक हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा निम्न दाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवन कहते हैं। ये 30 डिग्री से 5 डिग्री
उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच चलती है। क्रोएशिक बल के प्रभाव में ये पवनें उत्तर गोलार्ध में उत्तर पूर्वी, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा में चलती है, इसलिए इन्हें पूर्वी पवन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पछुआ पवनें। पछुआ हवाएं उत्तर प्रदेश में चलती हैं जो उपोष्ण उच्च भार क्षेत्रों अथवा अश्व अक्षांशों के उत्तर में ध्रुवों की ओर स्थित है। इन पवनों को प्रति व्यापारिक वन या पछुआ पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में यह दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इन्हें गजरता चालीसा और प्रचंड 50 तथा तीक्ता 60 कहा जाता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से न्यून वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। इनका क्षेत्र दोनों गोलार्ध से ध्रुवों से 65 डिग्री अक्षांश तक होता है। नेक्स्ट है सामयिक पवनें। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार बदलती है उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। मानसून पवनें, यह पवनें मौसम के अनुसार चलती है। ग्रीष्म में यह पवनें समुद्र के स्थल की ओर चलती है जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। शीत ऋतु में यह पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है जिसे शीतकालीन मानसून कहते हैं। मानसून पवनें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सहित दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहती है। समुद्री एवं स्थलीय समीर। समुद्र समीर दिन के समय स्थल भाग पर अधिक ताप के उत्पन्न निम्न वायुदाब तथा जल भाग पर कम तापमान होने से अधिक वायुदाब स्थापित होता है। परिणाम स्वरूप दिन में सागर के स्थल की ओर पवनें बहने लगती हैं। स्थलीय समीर रात्रि के समय स्थल भाग शीघ्र ठंडा होता है जिससे रात्रि में स्थल भाग वायु अधिक हो जाता है और जलीय भाग पर कम रहता है, इसलिए रात्रि में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं जिन्हें स्थलीय समीर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्वत एवं घाटी समीर। घाटी समीर पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय पर्वत के ढाल घाटी तल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इस कारण पवन घाटी तल से पर्वतीय ढाल की ओर बहने लगती है जिसे घाटी समीर कहते हैं। पर्वत समीर सूर्यास्त के बाद पर्वत ढाल पर पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि घाटी तल की अपेक्षा तेजी होता है। इस कारण पर्वतीय ढाल से ठंडी एवं घनी पर्वत नीचे घाटी में उतरने लगती है जिसे पर्वत समीर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशेष प्रकार की पवनें को स्थानीय पवन कहा जाता है। जैसे चिनुक। चिनुक का अर्थ होता है हिम खाने वाला। यह सूक्ष्म गर्म पवन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के ढालों और कनाडा में चलती है। यह शीतकाल में हिम को पिघला और सुखा देती है। इस प्रकार पूरी शीत ऋतु में पशुओं को चराने की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है हिम झंझावात ब्लिजार्ड। यह अत्यंत शीतल पवन है जिसमें मेघों से हिम वर्षा होती है। ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अंटार्कटिका महाद्वीप में चलती है। नेक्स्ट है सिरोको। यह अत्यंत उष्ण धूल भरी पवन है जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चला करती है। यह भूमध्य सागर को पार करने के क्रम में आर्द्रता ग्रहण करती है और माल्टा, सिसिली, इटली तक पहुंचती है। मिस्र में यह पवनें खमसीन, ट्यूनीशिया में चिली, लीबिया में गिबली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है फुआन। यह एक गर्म और सूक्ष्म पवन है जो पर्वतीय के पवनामुखी अनुवात ढालों पर नीचे की ओर चलती है। यह पवनें उत्तरी आल्प पर्वत घाटियों में चलती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। नेक्स्ट है ब्रिक फील्डर। यह एक गर्म सूक्ष्म पवन है जो ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में दक्षिण पूर्व के तटवर्ती भूमि की ओर ग्रीष्म ऋतु में चलती है। नेक्स्ट है हरमटन। यह शक्तिशाली उत्तर पूर्वी पवनें सहारा मरुस्थल से चलती है। जब ये पवनें गुआना तट पर प्रवेश करती है तब ये वहाँ निवासियों को राहत प्रदान करती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है, इसलिए इन पवनों को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सीमुम। सीमुम उष्ण धूल भरी पवनें होती है जिसका तापमान उत्तरी सहारा में 49 डिग्री सेंटीग्रेड से 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। नेक्स्ट है मिस्टल। मिस्टल एक शीतल पवन है जिसका अनुभव रोन की घाटी फ्रांस तथा उसके डेल्टा में होता है। नेक्स्ट है पुर्गा। यह साइबेरिया की ठंडी उत्तरी पूर्वी पवनें हैं। इसकी हिम विशिष्टता के कारण इसे टुंड्रा में इस नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है विली विली। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर बहने वाली उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानी पवनें हैं। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय हवाएं। गर्म हवाएं और प्रभावित क्षेत्र।
ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, जोंडा अर्जेंटीना, हबूब उत्तर पूर्वी सूडान, सेंटा एना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, शामल इराक, सैमुल सहारा अरब मरुस्थल, बर्ग उत्तरी आल्प्स पश्चिम यूरोप, कराबन सियांग चीन, सोलानो स्पेन के तट के सहारे। नेक्स्ट है लू उत्तरी भारत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठंडी हवाएं और प्रभावित क्षेत्र, फाइजेम ब्राजील, मिस्टल फ्रांस एवं रोन घाटी, ग्रिगेल भूमध्य सागर, बोरा एड्रियाटिक सागर इटली, बुरान साइबेरिया तथा मध्य एशिया, नोवाडोर इक्वाडोर, नादर संयुक्त राज्य अमेरिका, पेम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे, पापागायो मैक्सिको का पठार, दक्षिण वेस्टर दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, पोन्नत फ्रांस एवं कोस्टिक तट, नाटे मध्य अमेरिका। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं आर्द्रता तथा वर्षा। आर्द्रता वायु की जलवाष्प धारिता की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। गर्म वायु में जलवाष्प रोके रखने का सामर्थ्य अधिक होता है, जबकि शीतल वायु का सामर्थ्य कम होती है। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता जल वाष्प की अनुपात होता है जो वास्तव में वायु में पाई जाती है, उसकी तुलना में जो यह वायु का उपतापक्रम पर जल वाष्प को रोके रख सकती है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता इजकल टू वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा, वायु का अधिकतम जलवाष्प सामर्थ्य इंटू 100। नेक्स्ट है विशिष्ट आर्द्रता। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। संघनन। संघनन प्रक्रिया में जलवाष्प तरल अवस्था में बदल जाता है। वायु के जिन तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था जलवाष्प से तरल और ठोस अवस्था से बदलता है उसे उष्मांक कहते हैं। संघनन निर्भर करता है वायु की सापेक्ष आर्द्रता पे। दूसरा है ठंडा होने की अवस्था पर। ओस जब पृथ्वी पर रात्रि के समय विकिरण द्वारा वायुमंडल की निचली परतें उष्मांक बिंदु से नीचे ठंडी हो जाती है और उसमें उपस्थित जल वाष्प बूंदें संघनित हो जाती है तो ओस कहलाती है। घास फूल पत्तियों पर जल बूंदों को ओस कहा जाता है। पाला। पृथ्वी के धरातल पर जब वायु तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो जमी हुई नमी के कण से पाला बनता है, अर्थात हिम के रूप में जमी हुई ओस को ही पाला कहा जाता है। कोहरा। कोहरा वायुमंडल की निचली परत में छोटी जल बिंदु की धुआं तथा धूल कणों के साथ संघन पुंज होता है। वायु की निचली परत में जलवाष्प के संघनन जो कोहरे के कारण होता है, वायु का उसके हिमांक बिंदु से नीचे शीतल होता है। इसमें दृश्यता की एक कमी से कम होती है। नेक्स्ट है धुंध। संघनन केंद्र की बड़ी संख्या में उपस्थित के कारण वायुमंडल की निचली परतों में धुंधलेपन की अवस्था को धुंध कहते हैं। यह धूल धुएं अथवा लवण फुहार के छोटे कणों के चारों ओर वायुमंडलीय नमी के संघनित बिंदुओं को जमाव होते हैं। इनमें दृश्यता की एक कमी से अधिक और 2 कमी से कम होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिम। हिम तब बनता है जब हिमांक बिंदु से नीचे तापमान पर जल वाष्प का संघनन होता है। हिम वर्षण का एक ठोस रूप है जिसमें हिमकण और बर्फ की सूक्ष्म कणिकाओं का सामंजस्य रहता है। नेक्स्ट है ओला। ओला तब बनता है जब जल की बूंदें जम जाती है, इनके कणों का आकार बढ़ता है। जब ये कण अधिक बड़े हो जाते हैं तो आरोही वायु प्रवाह अवरोध को पार नहीं कर पाते, ये गिरना प्रारंभ कर देते हैं। ये कपासी मेघों में गिरते हैं और गरजने वाले तूफानों से संबंधित होते हैं। बादल। बादल हवा में रोवदोन प्रक्रिया द्वारा ठंडा होने पर उसमें तापमान के उच्चांक से नीचे गिरने से बनते हैं। बादलों का वर्गीकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मेघों की अंतर्राष्ट्रीय एटलस में मेघों के 10 स्तरीय वर्गीकरण किया गया है। निम्न मेघ धरातल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक स्तरीय कपासी मेघ। स्तरीय कपासी नीचे मेघ होते हैं जो गोलाकार परिणामों अथवा बेलनाकार परतों में व्यवस्थित होते हैं जो आपस में इतने निकट होते हैं कि वह के किनारे मिल जाते हैं। दूसरा है वर्षा स्तरीय मेघ। ये काला धूसर रंग के हैं, लगभग एक समान आधार वाले मेघ होते हैं जो निरंतर वर्षा और हिम देते हैं। तीसरा है कपासी मेघ। कपासी मेघ संवहन मेघ होते हैं जो उस समय बनते हैं जब ऊपर उठती वायु राशि उस स्तर तक पहुंचती है जहां संघनन होता है। यह फूल के समान चमकदार और झोंकेदार होते हैं। कपासी वर्षा मेघ।
ये नीचे से देखे जाने पर काले धूसर दिखाई देते हैं, लेकिन किनारे में सफ़ेद दिखाई देते हैं। यह त्वरित झंझा से संबंधित मेघ होते हैं, जिनसे तेज वर्षा, ओलावृष्टि और हिमपात होता है। इनकी ऊपरी भाग निहाई मेघों के रूप में फैल जाता है। नेक्स्ट है स्तरीय मेघ। इन मेघों में एक समान परतें पाई जाती हैं। ये मंद, धूसर और साधारण दिखाई देती हैं। मध्यम मेघ 2000 मीटर से 6000 मीटर तक। उच्च कपासी मेघ। यह मेघ परतों में होते हैं। अन्य मेघों को भेर मेघ या उनके प्रकार के मेघ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय मेघ। उच्च स्तरीय मेघ कभी कभी पतले और कभी गहरे मेघ होते हैं, जो सूर्य अथवा चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं। यह प्रायः चक्रवात के आने से संबंधित होने के कारण यह वर्षा को पूर्वाभास देने वाले मेघ होते हैं। नेक्स्ट है उच्च मेघ 6000 मीटर से अधिक ऊंचे। पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ कोमल, रेशेदार, भूसे के ढेर से समान मेघ होते हैं। ये शुष्क मौसम के मेघ होते हैं। यह मेघ चक्रवात के आने के सूचक होते हैं। नेक्स्ट है पैछाभ स्तरीय। ये महीन और सफ़ेद चादर के समान पूरे आकाश में छाए रहते हैं। यह मेघ दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल हैलो बनाते हैं। नेक्स्ट है पक्षाभ कपासी। हिमरबों से बने एक प्रकार के उच्च मेघ, जो छोटे हिमकणों के और गोलाकार राशि समूह के अथवा रेखाओं में होते हैं, पैछाभ कपासी मेघ होते हैं। इन्हें मैकरेल आकाश कहा जाता है। वर्षा जल वाष्पीकरण होने से वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है और ऊंचाई पर तापमान कम होने से उनका संघनन होता है। तत्पश्चात मेघ बनते हैं तथा वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। जब बूंदों का आकार 1 से 3 मिलीमीटर होता है तो यह धरातल पर गिरता है, जिसे वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहन वर्षा। वायुमंडल से संवहन प्रक्रिया द्वारा जो वर्षा होती है उसे संवहन वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा विषुवतीय रेखा प्रदेश में होती है। रेखीय प्रदेश में गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर बादल का रूप ले लेती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा के पश्चात ठंडी हवा नीचे उतर जाती है। यह वर्षा मेघ प्रकोष्ठ और त्वरित झंझा के शीत अग्र के साथ संबंधित होती है। नेक्स्ट है परवर्ती, जिसका हम लोग फिगर में देख सकते हैं। संवहनीय वर्षा का ऊपर उठती हुई हवा है, नीचे आती हुई ठंडी हवा है। नेक्स्ट है पर्वतीय वर्षा। नमी से लदी वायु के मार्ग में पर्वत और अवरोध पड़ने पर वह ऊपर उठती है और इस कारण रुद्धोष्म रूप से ठंडी हो जाती है और पवनाभिमुख दिशा में वर्षा होती है। जिस ढाल पर वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित और पवनाभिमुख क्षेत्र कहते हैं, जबकि भूमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती तथा इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है वताग्र अथवा चक्रवर्तीय वर्षा। 2 विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वर्तांग का निर्माण होता है। इस वर्तांग के सहारे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से मध्य एवं उच्च अक्षांश में होती है। इसमें हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु राशियाँ। वर्तांग एवं चक्रवात वायु राशियाँ पृथ्वी के धरातल में व्यापक क्षेत्र के घेरे हुए अर्ध धरातल से घिरी लगभग विशिष्टताओं में समरूप वायु के ढेर को वायु राशि कहते हैं। वायु राशि में पाए जाने वाले भौतिक लक्षण है तापक्रम, ह्रास दर और आर्द्रता। ये जिस मार्ग पर चलती है उसका तापमान और आर्द्रता संबंधित दशाओं को परिमार्जित करती है, स्वयं भी उससे प्रभावित होती है। एक वायु राशि का अनुप्रस्थ विस्तार कई हजार किलोमीटर और ऊपर की ओर क्षोभ मंडल तक रहता है। विश्व के विभिन्न भागों में मौसम संबंधी परिवर्तन विभिन्न वायु राशियों की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होती है। वर्ताग्र 2 परस्पर वायु राशियों के बीच निर्मित सीमा सतह को वर्ताग्र कहते हैं। वर्ताग्र धरातलीय सतह पर कुछ कोण पर झुका होता है। वर्ताग्र का ढाल पृथ्वी के अक्षीय गति पर आधारित होता है, जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ता है। वर्ताग्र उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रिया को वर्ताग्र उत्पत्ति कहते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब का एक तंत्र होता है जिसमें वायुदाब प्रवणता तीव्र रहती है। चक्रवात में पवन घूमती हुई चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा वामावर्त घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और अंदर की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के दिशा में रहती है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात। इनकी उत्पत्ति पछुआ पवनों की पेटी में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। यह अंडाकार होते हैं। यह चक्रवात प्रायः
पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं। आकार में यह 150 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक हो सकता है। इनसे हल्की से मध्यम वर्षा होती है जो हल्की बौछारें के रूप में होती है। यह बौछारें कभी कभी भारी बौछारों के रूप में ले लेती है और इसके अस्थिर उष्ण वायु में संवहन होता है क्योंकि यह वाताग्र के आगे शीर्ष शीत वायु के ऊपर तीव्रता से ऊपर उठती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक निम्न भार का तंत्र है जो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में विकसित होता है। इसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा तक रहता है। इनकी उत्पत्ति सागरों के पश्चिमी छोर के निकट होती है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय धाराएं बहुत ही अधिक जलवाष्प की पूर्ति करती रहती है। इन चक्रवातों को केंद्रीय भाग चक्रवात की आंख या शांत क्षेत्र कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में रहती है। हरिकेन, टाइफून और टोर्नेडो चक्रवात के प्रकार है। हरिकेन इस संबंध में कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी में के परिक्रमी उष्णकटिबंधीय तूफानों से है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर में मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ और पनामा के तटवर्ती भागों में उत्पन्न होते हैं। हरिकेन में एक शांत केंद्रीय क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर उच्च गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा से वायु परिक्रमा करती है। यह मध्य अटलांटिक महासागर से पश्चिमी द्वीप समूह होते हुए दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से एक वक्रीय मोड़दार मार्ग के सहारे गतिशील होता है। नेक्स्ट है टाइफून। पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। यह एक तीव्र न्यून भार तंत्र होता है जो उग्र पवनों को उत्पन्न करता है और भारी वर्षा करता है जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। टोर्नेडो यह अत्यंत तीव्र न्यून दाब केंद्र के चारों ओर विकसित वायु की तीव्रता से घूर्णन टोर्नेडो कहलाता है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होती है। प्रभाव की दृष्टि से यह सबसे प्रलयकारी और प्रचंड होता है। इसकी गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। नेक्स्ट है प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम है जिनके केंद्र में वायु दाब अधिकतम होता है जो कि बाहर की ओर घटता जाता है जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात पवन का संचरण दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त रहता है। प्रतिचक्रवात 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इससे केंद्र की हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है। अतः केंद्र का मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना नहीं रहती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुनें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।